नमस्कार दोस्तों, पीवाई की सीरीज में आपका स्वागत है। यह इस वीडियो सीरीज का 7वां लेक्चर है। इससे पहले हम 6 लेक्चर कर चुके हैं, जिनमें हम देख चुके हैं कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, वह किस प्रकार से पूछे जाते हैं। इस वीडियो सीरीज में हम बहुत डिटेल से चीज़ों को कवर कर रहे हैं। इससे पहले हम 6 वीडियो कर चुके हैं, जिनमें हमने देखा है कि 2018 का जो प्रीलिम्स है, यूपी पीसीएस का, उसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं, वह कहाँ से पूछे गए हैं, क्यों पूछे गए हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है। इसके अलावा हमने यह भी देख लिया कि जो भी ऑप्शन है, उनका एक्सप्लेनेशन क्या है, जो सही है वह सही क्यों है, जो गलत है वह गलत क्यों है, और उनके जो एक्सप्लेनेशन है वह देख लिया हमने। इन सब के अलावा हमने यह भी देख लिया कि जो बैकग्राउंड जीएस है, यानी कोई प्रश्न आया और उसका जो बैकग्राउंड है जीएस का, उसको भी कवर कर लिया। करंट अफेयर में अगर कोई न्यूज है उससे रिलेटेड, तो वह भी हमने कवर कर ली। यानी 360 डिग्री, चाहे वह जीएस का पार्ट हो, चाहे वह करंट अफेयर का पार्ट हो, चाहे वह पीवाईक्यू का पार्ट हो, तीनों ही एस्पेक्ट में हमने बहुत डिटेल से चीजों को कवर कर लिया है। अगर आपने यह वीडियो सीरीज पूरी देख ली, तो इस बात की लगभग पूरी गारंटी है कि जो आपका प्रीलिम्स है, वह बहुत आसानी के साथ आप पार कर ले जाएंगे। इसके बाद हम, यानी जब यह वीडियो सीरीज खत्म हो जाएगी पीवाईक्यू वाली, तो हम लेकर आएंगे करंट अफेयर के लिए। वहां से हम क्या देखेंगे, जो करंट में न्यूज है, उस न्यूज को हम कनेक्ट करेंगे जीएस से, यानी करंट और जीएस वहां फिर से रिवाइज होगा। यहाँ क्या कर रहे हैं, जीएस और करंट को आपस में हम रिवाइज कर रहे हैं। यानी पीवाईक्यू का क्वेश्चन, उसका जीएस क्या, करंट अफेयर में क्या, यहाँ यह देख रहे हैं। और हम अगली सीरीज में क्या करेंगे, करंट अफेयर से जीएस को रिवाइज कर लेंगे। यानी एक बार इधर से इधर और एक बार इधर से इधर, पूरा आपका जो जीएस का पार्ट है, पूरा जो आपका करंट अफेयर का पार्ट है, इसी वीडियो सीरीज के माध्यम से कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वीडियो सीरीज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं। हम यहाँ पर जो प्रश्नों की संख्या है उसको बहुत सीमित रखते हैं। 1 से 2 सवाल हम लोग पूछते हैं, ज्यादा सवाल हम लोग नहीं पूछते हैं और ज्यादा सवाल हम लोग देखते भी नहीं है। आपको क्या करना है, क्वेश्चन को देखना है, अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। लेकिन उसके बाद जो सबसे जरूरी पार्ट है, वह यह आपको समझना है कि बाकी जो ऑप्शन है, वह ऑप्शन क्यों है, क्या उनमें सही था, क्या उनमें गलत था, क्या क्या हमको याद रखना चाहिए आने वाली परीक्षा के लिए। जैसे इसमें क्या है, मस्जिदें हैं और मस्जिदों के साथ साथ उनका स्थान है, यानी कौन सी मस्जिद या कौन सा निर्माण किस क्षेत्र में हुआ है, यह आपसे पूछा जा रहा है। अब ऐसा क्यों है, हम जब देखते हैं दिल्ली सल्तनत, तो दिल्ली सल्तनत में उतार चढ़ाव का दौर आएगा। उतार चढ़ाव का दौर का मतलब, कभी जो यह दिल्ली सल्तनत है, यह बहुत मजबूत स्थिति में होगी, कभी यह जो दिल्ली सल्तनत है, यह काफी कमजोर स्थिति में होगी। जब दिल्ली सल्तनत मजबूत स्थिति में होगी, तो जो स्थानीय शक्तियां हैं वह क्या होंगी, कमजोर होंगी। और जब यही दिल्ली सल्तनत कमजोर स्थिति में होगी, तो जो आपकी स्थानीय शक्तियां हैं वह कैसी होंगी, मजबूत होंगी। अब मजबूत होने का मतलब क्या, इनका अपना क्या होगा, प्रशासनिक ढांचा होगा, स्ट्रक्चर होगा। जब इनका अपना प्रशासनिक ढांचा होगा, तो यह निर्माण भी करवाएंगे और उन निर्माणों में जो विशेषता है वह हमसे पूछी जाती है। जो निर्माण करता है वह हमसे पूछा जाता है, किस सन में हुआ था यह हमसे पूछा जाता है, किस स्थान पर हुआ है यह भी हमसे पूछा जाता है। तो इस प्रश्न में हमसे यही पूछा है। पहला ऑप्शन क्या है, अदीना मस्जिद मांडू। दूसरा ऑप्शन क्या है, लाल दरवाजा जौनपुर, दाखिल दरवाजा गोंड और 3 दरवाजा अहमदनगर। तो अब इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, यह भी आपको ध्यान रखना होगा। जब भी प्रश्न पढ़िए तो यह देखिए कि नहीं पूछा है कि हाँ पूछा है, क्योंकि हो सकता है 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपको बिल्कुल सटीक आता हो और आपने केवल यह नहीं पढ़ा कि नहीं सेलेक्ट करना था, तो आपने किसी गलत ऑप्शन को सिलेक्ट कर दिया। यानी आंसर तो आपका सही था कि यह मस्जिद यहीं पर है, क्योंकि प्रश्न में पूछा है कि नहीं है, सुमेलित नहीं है, तो आपको क्या कनेक्ट करना है, कौन सा गलत है। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, तो जो आपकी अदीना मस्जिद है, यह मांडू में नहीं है, यही इसका क्या हो गया, सही आंसर। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अदीना मस्जिद की अगर हम बात करें, तो यह दरअसल पश्चिम बंगाल में है, और पश्चिम बंगाल में भी कहा, पंडुआ में। यानी पंडुआ जो पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, वहां पर हमको यह मस्जिद मिलेगी। बनवाया किसने है, सिकंदर शाह ने। कब बनवाया है, 1373 से 1374 के बीच में। इसमें हमको क्या दिखता है कि जो आपकी दिल्ली सल्तनत है, उसका ठीक ठाक प्रभाव हमको दिखता है। यह उस मस्जिद की एक इमेज है। आगे हम देखें, लाल दरवाजा की बात करें, तो यह जौनपुर में है। जौनपुर में जब आपका शर्की वंश अपने चरम पर था, और वह भी हम बात करें 1447 में, तो यहाँ पर इस मस्जिद का निर्माण करवाया गया। किसने करवाया, जो महमूद शाह शर्की है, उनकी जो रानी है बीबी राजी, उन्होंने इस मस्जिद का निर्माण करवाया था जौनपुर में ही। और क्या है, अटाला मस्जिद, यह भी आप ध्यान रखेंगे, हो सकता है अगली बार आपसे इसको पूछ ले। बात करें आगे हम, दाखिला दरवाजा कहाँ पर है, यह गोंड में, यह भी सही सुमेलित है। इसको क्या है, प्रवेश द्वार कहते हैं। कहाँ पर, पश्चिम बंगाल का, यानी पश्चिम बंगाल में यह स्थित है।
और इसका एक दूसरा नाम भी है, वह क्या है? बोर दरवाजा। तो अगली बार हो सकता है आपसे पूछे कि बोर दरवाजा कहाँ है? तो कहाँ है? गोंड में। गोंड कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। किसने बनवाया है? 15वीं शताब्दी में जो बंगाल का प्रशासक है, सुल्तान बारबक शाह, उसने बनवाया है। तीन दरवाजा की बात करें तो यह कहाँ है? गुजरात के अहमदाबाद में। किसने बनवाया है? सुल्तान अहमद शाह ने। कब? 1415 ईस्वी में। अब सैद्धांतिक रूप से हम देख लेते हैं, यानी जीएस का पार्ट। हमने जैसे पहले चर्चा की कि जब भी दिल्ली सल्तनत कमजोर हुई है तो जो क्षेत्रीय शक्तियां हैं वह मजबूत हुई हैं। यह क्षेत्रीय शक्तियां अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने जो निर्माण कार्य हैं वह करवाएंगी। जैसे आपकी जो जौनपुर शैली है वह विकसित होगी। यहाँ पर जो साम्राज्य स्टेब्लिश हुआ वह कौन सा था? शर्की साम्राज्य। यानी जौनपुर के क्षेत्र में जब दिल्ली सल्तनत कमजोर हुई तो कौन सा साम्राज्य बैठा? शर्की साम्राज्य। कैसे निर्माण करवाए? ज्यादातर इन्होंने मस्जिदों का निर्माण करवाया, लेकिन उन मस्जिदों में जो खास चीज थी वह क्या थी? मीनारों का अभाव। मीनार मतलब आपकी ऐसे एक मस्जिद हो गई और मस्जिद के अगल बगल में जो ऊंची ऊंची मीनारें होती हैं, तो इन मीनारों का अभाव है। कहाँ पर? जौनपुर में। ढालू दीवारें होती हैं यहाँ पर। अटाला मस्जिद, जामी मस्जिद, लाल दरवाजा, यह सब कहाँ है? जौनपुर में। तो दीवारें कैसी होती हैं? ढालदार। बंगाल शैली की बात करें, बंगाल के केस में आपने देखा, हमने बार बार अपने मध्यकालीन भारत की सीरीज में भी, प्राचीन कालीन भारत की सीरीज में भी इस बात को बार बार कवर किया है कि जो बंगाल का क्षेत्र है वह ज्यादातर क्या रहा? स्वतंत्र रहा। और स्वतंत्र होने का मतलब यह नहीं है कि वहां पर किसी प्रशासन का या फिर किसी प्रशासनिक व्यवस्था का जो स्टेब्लिशमेंट है वह नहीं हुआ। जैसे हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत का भी प्रभाव होगा, हम बाद में देखेंगे कि मुगलों का भी प्रभाव होगा, लेकिन इन सब के बीच जो इसकी अपनी क्षेत्रीय स्वायत्तता है वह लगातार बनी रहेगी। यानी बंगाल के क्षेत्र को पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं किया जाएगा। बंगाल के क्षेत्र में देखते हैं हम, क्योंकि यहाँ पत्थर बहुत कम है। पत्थर कहाँ है? पश्चिमी भारत में, गुजरात का क्षेत्र, और इसके अलावा सबसे प्रमुख राजस्थान का क्षेत्र, या फिर दक्षिण भारत में, वहां पर पत्थर है। बंगाल में पत्थर कम है। तो यहाँ पर जो निर्माण होंगे वह कैसे होंगे? वहां के स्थानीय संसाधनों से। तो किसका प्रयोग होगा? ईंटों का और टेराकोटा का, यानी पक्की मिट्टी का प्रयोग होगा और ईंटों का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर क्या बनेगी? पारंपरिक बंगाली झोपड़ियां, बहुत फेमस है। कौन कौन से प्रमुख निर्माण है? कदम रसूल मस्जिद, अदीना मस्जिद, ये सब कहाँ है? बंगाल में। फिर एक शैली आती है मालवा शैली, यह बहुत फेमस है। कहाँ पर स्टेब्लिश हुई? मांडू में। इनमें क्या खास चीज है? रंगीन टाइल्स, यानी जो टाइल्स लगेंगी वह रंगीन होंगी। जैसे अगर आप बात करेंगे मुगल दरबार की तो संगमरमर का खूब प्रयोग होगा। यहाँ पर क्या प्रयोग होगा? रंगीन टाइल्स, विशाल गुम्मद, ऊंचे चबूतरे, यह सब हमको कहाँ मिलेगा? मालवा शैली में। मालवा शैली कहाँ की है? मांडू की। क्या क्या प्रमुख निर्माण है? जहाज महल, हिंडोला महल, होशंग शाह का मकबरा। तो यह सब कुछ आप ध्यान रखेंगे। आगे हम देखते हैं, चार्ट के रूप में हम कवर कर लेते हैं। तो जैसे आपका जो अटाला मस्जिद है यह कहाँ है? जौनपुर में। किसने बनवाया? इब्राहिम शाह शर्की ने। हिंडोला महल और जहाज महल कहाँ है? मांडू में। मांडू कहाँ है? मध्य प्रदेश में। किसने बनवाया? मालवा के सुल्तानों ने। होशंग शाह का मकबरा, यह भी कहाँ है? मांडू में। होशंग शाह ने और महमूद खिलजी ने बनवाया। यह भारत में संगमरमर से बनी पहली क्या है? इमारत है। कहा यह जाता है कि इसी के बाद जो ताजमहल की रूपरेखा है वह तैयार हुई। होशंग शाह का मकबरा देखने के बाद ही शाहजहां को ताजमहल बनवाने की प्रेरणा मिली थी। जामा मस्जिद अहमदाबाद में। अच्छा, जामा मस्जिद के साथ अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जितनी भी मस्जिदें होती हैं किसी भी शहर में या फिर किसी भी साम्राज्य में, उसकी जो सबसे बड़ी मस्जिद होती है उसी को कहा जाता है जामा मस्जिद। तो यह आपसे शायद ना पूछे, जामा मस्जिद अहमदाबाद किसने बनवाया? अहमद शाह प्रथम ने। ऐसे पूछेगा कि जो अहमदाबाद की जामा मस्जिद है उसको किसने बनवाया है, तब आपको याद रखना होगा कि अहमद शाह प्रथम ने बनवाया है। यहाँ पर क्या है? जालीदार खिड़कियां। अब यह जो आपकी जालीदार खिड़कियां है, जब आप मुगल स्थापत्य कला पढ़ेंगे तो उसमें यह सबसे ज्यादा फेमस है। अगला क्या है? एक लखी मकबरा। कहाँ पर है? बंगाल में। बंगाल में भी कहाँ पर? पांडुआ में। किसने बनवाया है? जलालुद्दीन मोहम्मद शाह ने। तो यह क्या हो गया? प्रमुख निर्माण किस स्थान पर हुआ है, निर्माणकर्ता कौन है और उनकी प्रमुख विशेषता क्या है। अगले प्रश्न पर हम आते हैं। अब यहाँ कुछ रचनाएं हैं और उनके रचनाकार हैं, यह भी आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या पूछा है? सही सुमेलित नहीं है। ध्यान रखना होगा आपको, इसको आप हाईलाइट करते चलिएगा। जैसे ही प्रश्न को पढ़िए आप वहां ध्यान दीजिए कि सही सुमेलित है पूछा है या फिर नहीं सुमेलित है उसको पूछा है। तो क्या क्या है? ध्रुवदास की रचना भगत नामावली, नाभादास की रचना भक्तमाल, रसखान की रचना रसिक प्रिया, उस्मान की रचना चित्रावली। कौन सा इसमें से गलत है? तो अगर आप देखेंगे तो रसिक प्रिया बहुत फेमस है, रसखान की रचना यह नहीं है।
देख लेते हैं इसको हम। रसिक प्रिया जो रचना है वह किसकी है? केशव दास की। बहुत फेमस है यह। रसखान की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें मिलता है आपको प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। सुजान रसखान आपको याद रहेगा, प्रेम वाटिका आप ध्यान रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट है। तो रसखान की रचना रस खान और प्रेम ऐसे याद रखेंगे। ध्रुवदास की रचना क्या है? भगत नामावली, जो पूछा है अभी। नाभादास की रचना भक्तमाल और उस्मान की रचना चित्रावली। उस्मान कहाँ के हैं यह ध्यान रखिएगा, क्योंकि यह उत्तर प्रदेश के हैं और उत्तर प्रदेश में भी कहाँ के? गाजीपुर के। तो बहुत ज्यादा यह इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके साथ आप यह भी ध्यान रखिएगा कि मुगल दरबार में जब जहांगीर का प्रशासन है उनके यह समकालीन है। यह भी शायद पूछ ले आपसे, तो यह हमने कवर किया। आगे हम देखें, अब हम बात करें जीएस के पार्ट की। जब हम देखते हैं मध्यकालीन हिंदी साहित्य, तो वहां पर हमको क्या दिखता है? जो भक्ति परंपरा है वह अब तेजी से विकसित हो चुकी है। और भक्ति परंपरा की शुरुआत जब आप देखेंगे तो उसमें क्या मिलेगा आपको? जो स्थानीय भाषा है, स्थानीय कल्चर है, उसका खूब प्रभाव दिखेगा। यानी स्थानीय भाषा का खूब इस्तेमाल किया जाएगा। तो भक्ति काल की रचनाएं हैं, इसी में ध्रुवदास की रचना है भगत नामावली। इसी में जो सूफी परंपरा है, हमने सूफीवाद भी डिटेल से पढ़ा है। सूफीवाद के साथ क्या है? सूफी परंपरा भारत में आएगी, यानी मध्य एशिया का क्षेत्र, और यहाँ से उठेगा सूफीवाद। अब यह सूफीवाद जब भारत में आएगा तो इसके साथ क्या होगा? भारत की जो स्थानीय परंपरा है और सूफीवाद की जो अपनी परंपरा है, यह दोनों आपस में मिल जाएंगे और एक नए कल्चर का डेवलपमेंट होगा। तो इसी क्रम में जो सूफी व्याख्यान है वह आते हैं। चित्रावली इसी में सबसे फेमस है, जो उस्मान की रचना है। यह अवधी भाषा में है, स्थानीय भाषा का प्रभाव है। इन सबके बाद रीतिकाल का उदय होगा, यानी भक्ति काल के बाद रीतिकाल। इसमें आपके जो केशव दास है यह बहुत फेमस है। इनको कहा जाएगा कठिन काव्य का प्रेत। इन्होंने रसिक प्रिया और कवि प्रिया, यानी प्रिया नाम की जो रचनाएं हैं वह किसने की है? केशव दास ने। करंट अफेयर की अगर हम बात करें तो वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश सरकार है, इन साहित्यकारों के जो जन्म स्थान है, जो उनकी स्मृतियां हैं, उन सबको सजोने का काम कर रहा है। एक जो इसमें तथ्य है वह क्या है? साहित्य विधि। तो साहित्य विधि क्या है या साहित्य कॉरिडोर क्या है, यह विकसित किया जा रहा है। कॉरिडोर आपको ज्यादा आसानी से याद रहेगा। इस तरीके का एक कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है, जहां पर जितने जो आपके रचनाकार हैं, साहित्यकार हैं, उनकी जो रचनाएं हैं, उन सबको एक जगह इकट्ठा किया जाएगा। उनका एक तरीके से प्रदर्शन किया जाएगा, आम लोगों को उसको दिखाया जाएगा, समझाया जाएगा कि वह भी समझे कि क्या था। इसी क्रम में आपको याद रखना होगा, हमने जैसे पहले बात की उस्मान की, तो यह कहाँ के हैं? गाजीपुर के। और जो केशव दास हैं यह कहाँ के हैं? ओरछा के। तो इन दोनों की जो कर्मस्थली है उसको डेवलप किया जा रहा है। अब यह किससे कनेक्टेड है? करंट अफेयर से। अब आपसे प्रश्न क्या पूछेगा? केशव दास कहाँ के थे? तो आपको लगेगा जीएस पूछ रहा है, जबकि जीएस है ही नहीं, यह करंट अफेयर है। पर हम कनेक्ट करके चल रहे हैं, करंट अफेयर को भी और जीएस को भी। कहीं से कुछ भी पूछेगा, आपका प्रश्न नहीं छूटेगा। अब हम एक साथ चार्ट के रूप में भी देख लेते हैं। केशव दास की रचना कौन कौन सी है? रसिक प्रिया, कवि प्रिया और राम चंद्रिका। तो प्रिया नाम की जो रचनाएं हैं वह किसके साथ जुड़ी है? केशव के साथ। यह रीतिकाल के हैं। ब्रज भाषा इस समय प्रमुख भाषा के रूप में काम करती है। रसखान की बात करें तो रसखान में क्या है? प्रेम है और सुजान है। तो प्रेम वाटिका और सुजान रसखान, यह किसकी रचना है? रसखान की। रसखान से आप याद रखेंगे प्रेम वाटिका, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाभादास की बात करें तो भक्तमाल और अष्टयाम, यह इनकी रचना है। मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत आपको याद होगा, बहुत बार पूछा गया है। अखरावट याद रखिएगा, और आखिरी कलाम, यह इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। कुतुबुन, कुतुबुन की रचना है मृगावती, एक इंपॉर्टेंट रचना है। इसके बाद है मंजन की रचना मधुमालती। तो इस तरह से हमने जो प्रमुख ग्रंथ हैं, उनके जो रचनाकार हैं और जिनके पूछे जाने की संभावना है, उन सबको डिटेल से कवर कर लिया। 2 ही क्वेश्चन हमने किए हैं, लेकिन बहुत डिटेल से हमने चीजों को कवर किया है। इतना भी आपने देखा है तो इस बात की पूरी संभावना है कि कोई भी क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप उसको बहुत आसानी के साथ टिक कर ले जाएंगे। अब यहाँ क्या क्या टेक्निक काम करेगी? कई बार टेक्निक काम करेगी एलिमिनेशन मेथड की। जैसे मैच कराने वाले क्वेश्चन है, आपको हो सकता है मैच कराने वाले में कोई 2 आते हो, यानी हो सकता है दूसरा तीसरा आए, तो आप अगर दूसरे तीसरे को भी मैच करा ले गए तो अपने आप जो है बाकी ऑप्शन मैच हो जाएंगे। और मैच कराने वाले में अगर आपने पैटर्न देखा हो तो ऐसा होता है। इसी तरीके से जो प्रीलिम्स है उसको निकाला जाता है और उसी रास्ते पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।